मैं हूं नेपाल महतो जी सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मुगल वंश। तो मुगल वंश का जो संस्थापक था बाबर था। कौन था? बाबर था। तो बाबर ने लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पानीपत का पहली लड़ाई में पराजित किया था और मुगल वंश का स्थापना किया था। तो आइए देखते हैं बाबर का परिचय के बारे में। तो देखिए, बाबर का जो नाम था वो जहीरुद्दीन मोहम्मद था। तो उसका नाम इसलिए बाबर पड़ा क्योंकि बाबर जहीरुद्दीन मोहम्मद बहुत ही शक्तिशाली था। बाघ की तरह इधर उधर उछलता था और बाघ की तरह शक्तिशाली था। इसलिए अफगानिस्तान के लोग जहीरुद्दीन मोहम्मद को बाघ बाघ बोलता था, यानी कि वहाँ के भाषा में बाघ को बाबर कहा जाता है। इसलिए अफगानिस्तान के जो लोग थे काबुल में, वहाँ पे बाबर को बाघ बाघ बोलता था, यानी कि बाबर बाबर बोलते थे। तो बाबर का अर्थ होता है बाघ। जैसे वास्तव में बाबर का जो नाम था वो जहीरुद्दीन मोहम्मद था। और बाबर का जो जन्म हुआ था 14 फरवरी वैलेंटाइन, जिस दिन वैलेंटाइन डे मनाया जाता है उसी दिन बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी। और 1483 ईस्वी में फरगना में बाबर का जन्म हुआ था। और बाबर का जो पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा और माता का नाम था कुतलुग निगार खानम। और बाबर को जो प्रारंभिक संपत्ति मिला था उनका दादी एहसान दौलत बेग से मिला था। तो बाबर को प्रारंभिक संपत्ति किससे मिला था? तो उनका दादी एहसान दौलत बेग से मिला था। और बाबर 11 साल की उम्र में 1494 ईस्वी में फरगना का राजा बना था। उसके बाद राजा बनने के बाद बाबर ने सबसे पहला समरकंद पर आक्रमण किया था और समरकंद को जीता था। जस्ट समरकंद अफगानिस्तान की जगह थोड़ा सा ऊपर में है। उसके बाद फिर से काबुल जीता तो समरकंद हाथ से निकल गया। उस तरह जीतते जीतते बाबर का ऐसा परिस्थिति आ गया था कि उसका रहने के लिए घर नहीं था। और उसी समय बाबर को आमंत्रित कर दिया इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां, राणा संगा और दौलत खां लोदी। इन 3 लोगों ने बाबर को भारत पर आने के लिए आमंत्रण कर दिया। और बाबर, इन लोगों को पता ही नहीं था कि बाबर के पास रहने के लिए घर नहीं है। तो उसी समय बाबर ने पहली बार आक्रमण किया था 1519 ईस्वी में बाजर अभियान के नाम, जिसको हम लोग बाजर अभियान बोलते हैं। तो बाजर पर आक्रमण किया था 1519 ईस्वी में और ईसु विजय जातियों के विरुद्ध किया था। और भेरा नाम का जो केला था उस भेरा के केला पर अधिकार कर लिया था। और भेरा के केला का जो घेराव था उसको तोड़ने के लिए बाबर ने गोली बारूद का प्रयोग किया था। तो पानीपत का पहली लड़ाई में गोली बारूद प्रयोग नहीं हुआ था, बल्कि जब भेरा का केला को तोड़ा था उसी समय बाबर ने बारूद का प्रयोग किया था। तो भेरा का केला में रहते हुए बाबर ने इधर उधर छोटे बड़े 5 विद्रोह किया था। तो क्वेश्चन पूछता है कि बाबर ने पानीपत का लड़ाई लड़ने से पहले कितने बार आक्रमण किया था? तो 5 बार आक्रमण किया था, यानी कि पानीपत का लड़ाई जो था उसका 5वां आक्रमण था। बाबर का पानीपत का लड़ाई 5वां आक्रमण था। तो पानीपत का जो लड़ाई हुआ था, तो पानीपत का लड़ाई, पहली लड़ाई जो हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसमें इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर का जीत हो गया। उसके बाद राणा संगा, आलम खां और दौलत खां लोदी, इन लोग चाहता था कि बाबर आएगा और पानीपत का युद्ध में जीत के धन दौलत लेके वापस अफगानिस्तान चला जाएगा। परंतु इन लोग गाधे सबको पता भी नहीं था कि उसका रहने के लिए घर नहीं था। तब बाबर यहीं पे रुक गया, जिस वजह से राणा संगा ने बाबर पर 1527 ईस्वी में विद्रोह किया, जिसको हम लोग खानवा के युद्धों के नाम से जानते हैं। और इस युद्ध में बाबर ने राणा संगा को पराजित कर दिया। उसके बाद मेदिनी राय
और बाबर के बीच 1528 ईस्वी में चौंदेरी का युद्ध हुआ, जिस युद्ध में मदनी राय का हार हो गया। उसके बाद देखेंगे तो 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में बाबर और अफगानों के बीच हुआ था और इसमें अफगानों का पराजय हो गया। उसके बाद 1530 ईस्वी में बाबर का मृत्यु हो जाता है। कहा जाता है कि जब बाबर ने इन चारों विद्रोहों में जीत लिया, उसके बाद बाबर का जो बड़ा बेटा था, इसका नाम था हुमायूं। बाबर का 4 बेटे थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदम। उसमें से बाबर का जो बड़ा बेटा था उसका नाम था हुमायूं। तो बाबर का अंतिम समय में हुमायूं का तबीयत बहुत खराब हो गया था, जिस वजह से बाबर ने मन्नत मांगा था कि मेरा बेटा ठीक हो जाए, उसके बदले हमें बीमार कर दीजिए। उसी तरह बाबर का जो बेटा था हुमायूं धीरे धीरे ठीक होता गया और बाबर का तबीयत धीरे धीरे खराब होता गया और लास्ट 1530 ईस्वी में बाबर संसार से चला गया और इसके बाद हुमायूं राजा बना। तो पानीपत का पहली लड़ाई जो हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में, इस युद्ध में बाबर ने तुलगामा और तोपखाने नीति का प्रयोग किया था। तो तुलगामा नीति क्या था? तो तुलगामा नीति और तोपखाने जो था, बाबर ने सैनिकों को छुपा के रखता था और कुछ सेना को बाहर निकालता था और फिर वो सेना भाग जाता था। जैसे मान लीजिए ये जंगल है और यह जंगल में सेना को छुपा के रखा है, इस साइड भी सेना को छुपा के रखा है, इस साइड रखा है, और कुछ सेना को इस तरह आगे भेज देता था और फिर जैसे इधर से दुश्मन ने आक्रमण करता था, इन सेना को पीछे भाग जाता था और इन बाकी जो छुपा हुआ सेना था, इन लोगों ने पीछे से घेर लेता था दुश्मन को। तो इसी नीति को हम लोग तुलगामा नीति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तुलगामा नीति। तुलगामा और तोपखाने। और बाबर के 2 निशानेबाज थे, एक का नाम था उस्ताद अली और एक का नाम था मुस्तफा। इन्हीं 2 निशानेबाज के सहायता से बाबर ने पानीपत का युद्ध को जीता था और बहुत ही आसानी से पानीपत के युद्ध को जीता था। उसके बाद देखेंगे तो बाबर का 3 पत्नियां थी, एक का नाम था गुलरुख बेगम, दूसरा का नाम था दिलबर बेगम और एक का नाम था माहम बेगम। तो हुमायूं का जो माता थी उसका नाम था माहम बेगम। क्या नाम था? माहम बेगम। तो याद रखना कि हुमायूं का माता कभी कभी एग्जाम में पूछता है, तो हुमायूं का माता को जो नाम था माहम बेगम था। उसके बाद देखेंगे तो बाबर ने एक आत्मकथा लिखा था, जिसको हम लोग बाबर तुजू के बाबरी के नाम से जानते हैं। तो बाबर का जो आत्मकथा था तुजू के बाबरी था, जिसको बाद में अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा के नाम से क्या किया? बाबरनामा के नाम से रचना किया, यानी कि उसको फारसी भाषा में बाबरनामा के नाम पे कन्वर्ट कर दिया। तो बाबर ने जो आत्मकथा लिखा था तुर्की भाषा में लिखा था और उसका नाम था तुजू के बाबरी, और बाद में उसको बाबरनामा के नाम पर फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने क्या किया? ट्रांसफर कर दिया, मतलब रचना किया। उसके बाद देखेंगे तो बाबर का जो समसामयिक शासक था उसका नाम था कृष्णदेव राय, जो कि दक्षिण भारत का शासक था। तो क्वेश्चन पूछता है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा जो बाबर तुजू के बाबर लिखा था उसमें किसको भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया था? तो कृष्णदेव राय को बताया था। उन्होंने कहा था कि भारत का जो सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था कृष्णदेव राय था। तो क्वेश्चन पूछता है कि बाबर का समसामयिक शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय था। या तो ये क्वेश्चन पूछता है कि जब बाबर शासन कर रहा था उस समय भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय था। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग हुमायूं के शासनकाल के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर ये क्लास पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।